गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक नया सब्जेक्ट के ऊपर बेस करते हुए एक नया वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूं। आपका फ्रेंड पूर्णचंद्र साहू। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 का सब्जेक्टिव मैटर्स के ऊपर। यानी कि माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल का 1966 में क्या क्या प्रोविज़न है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ इसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग रूल के ऊपर उसको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट भी आया है कि MVTR के ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए, तो स्पेशली उन दोस्तों का कमेंट को मैं सम्मान देते हुए वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, जैसे हम लोग तैयारी करते हैं एक्ट रूल रेगुलेशन को डिटेल्स में कवर करते हैं, उसका हर रूल का हर रेगुलेशन का प्रोविज़न के बारे में डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस तरह अगर हम लोग माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल को पढ़ाई करेंगे तो रियली इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। मतलब रीडिंग थ्रू द माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 इट्सेल्फ ए कन्फ्यूजिंग मैटर, क्योंकि ये 1966 में जब से लागू हो चुका है MVTR, तब से कभी भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। और अगर अमेंडमेंट रूल के हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमको कंफ्यूजिंग तो लगेगा ही लगेगा, फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है। मैं खुद फ्रस्ट्रेशन हो जाता हूँ जब MVTR का जो रूल है, वो जो किताब है, उसको पढ़ने में बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, कन्फ्यूजन भी आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे आउटडेटेड चीज़ उसमें है जो कि रियली अगर हम लोग प्रैक्टिकली उसको सोचें या फिर हम लोग माइंस में काम कर रहे हैं तो माइंस का जो VT में जो काम होता है उसके साथ रिलेट करें तो रिलेशन बनता ही नहीं है। क्यों? इसीलिए कि द रूल हैव नॉट बीन अमेंडेड इवन वंस सिंस इट इज़ नोटिफाइड इन 1966। 1966 में नोटिफाइड होने के बाद भी इवन एक बार भी वो अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो जो पुराना चीज़ है उसको हम लोग जब देखते हैं तो अजीब सा फील होता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर से बताना चाहूँगा। एक प्रोविज़न में मैं देख रहा था, मतलब पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें लिखा हुआ है कि मतलब हर लेक्चर के लिए 50 पैसा आपको दिया जाएगा, और वो भी प्रोविज़न है, या फिर एक दिन में 1.5 मतलब ₹1.5 आपको दिया जाएगा। तो ये कहाँ मतलब 2021 में हम लोग अभी चल रहे हैं, और मतलब 50 पैसा हर लेक्चर के लिए आपको दिया जाएगा और ₹1.5 एक दिन में दिया जाएगा। तो ये सुनने में अजीब लगता है, ये प्रैक्टिकली होता भी नहीं है कहीं पे। ₹1.5 कहाँ मिलता है किसको, या ₹50 हर लेक्चर के लिए कहाँ मिलता है। तो ये सब अमेंडमेंट हुआ नहीं है, और इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा किताब में कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ सर्कुलर आया है क्या, इसको चेंज हुआ है क्या। तो ये सब बहुत कन्फ्यूजन दिमाग में चलता रहता है, इसीलिए पढ़ने के लिए भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है छोड़ो, सर्कुलर में एक दो क्वेश्चन आएगा, उसके लिए ये सब उल्टा सीधा चीज़ क्या पढ़ेंगे, इस टाइप का फीलिंग आता है। जब मेरा मन में इस टाइप का चीज़ आ रहा है तो ज़रूर आपका मन में भी इस टाइप का फ्रस्ट्रेशन आता होगा। ये जो मैं मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं बोलूँगा, मतलब ऐसा मेरे को फील होता है कि आपको भी ऐसा लगता होगा कि VT को छोड़ देते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन आएगा, उसको क्या पढ़ाई करेंगे। तो उस सब चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं क्या किया कि जितना भी सर्कुलर आया था अपडेटेड अप टू 2021 VT रिलेटेड, उस सब को अच्छे से पढ़ाई किया, उसका अंदर घुसने को कोशिश किया। जब मैं प्रिपेयर हो रहा था एग्ज़ाम के लिए उस टाइम में भी इसको डिटेल में पढ़ाई किया था, लेकिन नोट्स उस टाइप का नहीं बनाया था। जो कि मेरा दिमाग में एक था कि कभी ना कभी इसके ऊपर एक डिटेल नोट बनाऊंगा। तो आज उस नोट को मैं प्रिपेयर किया हूं और आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, ताकि आने वाला एग्ज़ाम के लिए आपको प्रॉफिट मिले। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि हम जो भी पढ़ेंगे आज पर सर्कुलर में जो अमेंडमेंट हुआ है, कुछ नया चीज़ आया है, उसको भी ऐड करते हुए हम लोग VT रूल को पढ़ेंगे। तो हम जो मान लीजिए मैं रूल 13 का बात कर रहा हूँ, अगर VT रूल में हम देखेंगे तो वही चीज़ नहीं लिखा हुआ जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। रूल में वो सब चीज़ नहीं है, लेकिन सर्कुलर में उस रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आए हैं, तो वो सब को मैं जोड़ते हुए आज का वीडियो प्रिपेयर किया हूँ। और उम्मीद करता हूँ
कि ये भी आपको अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगा एमबीटीआर 1966 के ऊपर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर रूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जो चीज़ डिस्कस किए अगर आप उस चीज़ को किताब में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो सब चीज़ मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर से मैं कलेक्ट करके मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये वीडियो में तो ये बोला जा रहा है, ये तो सारा रूल में नहीं लिखा हुआ है, ये कैसे अपने मन से बोल रहे हैं। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो सर्कुलर से डिटेल में पढ़ाई करके ही आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको मतलब थोड़ा इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में और आपको भी अच्छा लगेगा। एमबीटीआर भी एक अच्छा सब्जेक्ट है और एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी इस रिलेटेड आ सकता है। तो आप उस चीज़ को दिमाग में रखिए, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो रूल में आपको हो सकता है नहीं मिलेगा, कुछ कुछ तो मिलेगा, कुछ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो सर्कुलर्स में कहीं कहीं पे जो ट्राइपार्टाइट मीटिंग में कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस हुआ है, कुछ गाइडलाइंस जब माइंस आते हैं, डीजीएमएस या आरआईएम जब आते हैं तो उनसे मतलब उनके साथ डिस्कशन होते हुए जो जो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आता है या उनका कुछ कुछ रिकमेंडेशन है, उनका व्यू है, वो सब चीज़ जो मैं कहीं से सुना हूँ, कहीं से पढ़ा हूँ, कहीं से ऑब्जर्व किया हूँ, वो सब चीज़ को लेते हुए आज का कंप्लीट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप जितना भी क्वेश्चन आएगा एमबीटीआर रिलेटेड सिर्फ इसी सभी का आंसर आप ये वीडियो में ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपको। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और सब्जेक्टिव मैटर को अच्छे से समझें और उसके हिसाब से आप नोट बनाइए और तैयारी कीजिए एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट रूल 1, जो चैप्टर 1 का रूल 1 में क्या बोलता है, एप्लीकेबिलिटी। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल माइंस वेयर द माइंस एक्ट अप्लाइज। जहाँ भी माइंस एक्ट लागू होता है वीटी रूल भी वहीं पे लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आप ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेटल माइंस के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोल माइंस के लिए एप्लीकेबल है। कोल हो, मेटल हो, ऑयल हो, जहाँ पे भी माइंस एक्ट जिस जिस कंडीशन में जिस माइंस में लागू होता है, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 उसी में लागू होता है। मतलब इट इज एप्लीकेबल वेयर माइंस एक्ट अप्लाइज, जहाँ माइंस एक्ट अप्लाई होता है बीटी रूल वहीं पे अप्लाई होता है। रूल 2 में बोलता है डेफिनेशंस। तो ये डेफिनेशंस रूल 2 में जो दिया हुआ है 8-10 तो डेफिनेशंस है, मुझे नहीं लगता कि वो सब चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि जो डेफिनेशंस दिया हुआ है माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल में बहुत सिंपल है। मतलब उसको हम लोग कहीं ना कहीं रेगुलेशन है और रूल हो एक्ट हो पढ़े हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि मैनेजर मतलब क्या है, मैनेजर मतलब माइंस एक्ट का सेक्शन 17 में जो डिस्कस किया है मैनेजर, उसको समझ मतलब उसको माइंस मैनेजर समझेंगे हम लोग। ये इस टाइप का चीज़ दिया हुआ है जिसको कि हम लोग जानते हैं, ये सब मतलब डिस्कस करना कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। उस टाइप का छोटा छोटा चीज़ है जो कि ज़रूरी नहीं है, सब ज़रूरी नहीं है इन द सेंस कि आप लोग तो जानते हैं वो सब चीज़, खाली एक एक्स्ट्रा है उसमें। एक्स्ट्रा तो इस टाइप का नहीं बोलूँगा, मतलब उसमें एक चीज़ लिखा है शेड्यूल। शेड्यूल मतलब जो कि वीटी रूल में जो शेड्यूल दिया गया है उसको हम लोग समझेंगे। यानी कि इसके बाद से हम लोग जहाँ पे भी शेड्यूल का बात करेंगे, वीटी रूल में जो पर्टिकुलर शेड्यूल है उसके बारे में ये उसको हम लोग समझेंगे कि ये वीटी रूल का शेड्यूल है। क्योंकि एक्ट रूल में अलग शेड्यूल है, रेगुलेशन में अलग शेड्यूल है। जैसे रूल में जो शेड्यूल अलग है, रेगुलेशन में फर्स्ट शेड्यूल में सभी फर्म है, सेकंड शेड्यूल में जो कन्वेंशन टू बी शोन इन माइन प्लान एंड सेक्शन है तो उसका शेड्यूल अलग है। ये जो इसमें वीटी रूल में हम लोग जो शेड्यूल का बात करेंगे ये पर्टिकुलरली वीटी रूल का शेड्यूल है। वही एक चीज़ मतलब थोड़ा अलग है जो डेफिनेशन में दिया गया है, बाकी सारे चीज़ सेम है। रूल 3 क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ द रूल। यानी कि वीटी रूल किस किस आदमी के लिए एप्लीकेबल है, कौन कौन आदमी वीटी रूल में कवर होते हैं। अगर कोई आदमी वोकेशनल ट्रेनिंग जाएगा तो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, उसका डिटेलिंग रूल 3 में दिया है। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइंस। सभी आदमी जो भी माइंस में काम कर रहा है सभी के लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है, अदर देन मतलब एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल आदमी हैं जिनको वीटी रूल लागू नहीं होता है। कौन है, पर्सन्स एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड इन सेविंग लाइफ और प्रॉपर्टी और डीलिंग विद सर्कमस्टेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट। यानी कि जो आदमी लाइफ सेविंग पर्पज के लिए, प्रॉपर्टी सेविंग पर्पज के लिए या फिर
एक्सीडेंट कुछ हुआ उसको डील करने के लिए जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए वीटी रूल लागू नहीं होता है। तो कौन है ऐसा आदमी? सेविंग लाइफ के लिए, जैसे रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, हम लोग का एक रेस्क्यू रूल है ना, माइन रेस्क्यू रूल। तो रेस्क्यू ट्रेंड जो पर्सन है उनका जो ट्रेनिंग होता है वीटी रूल के हिसाब से नहीं होता है, तो उनके लिए वीटी रूल लागू नहीं होता है। प्रॉपर्टी सेविंग में कौन लोग काम करते हैं माइंस में? जैसे सिक्योरिटी वगैरह, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो ऑल सिक्योरिटी गार्ड्स एम्प्लॉयड इन ए माइंस विल नॉट कवर अंडर माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, उनको लिए माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल अप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कोई भी आदमी काम करता है तो बीटी रूल के हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग जाता है ना। तो सिक्योरिटी गार्ड जब एम्प्लॉयमेंट होते हैं तो उनके लिए भीटी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, वो लोग भीटी नहीं जाएंगे। ऐसे डीलिंग विद सर्कमस्टेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट, कुछ माइंस में एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के केस में उस केस को डील करने के लिए, जैसे मान लीजिए फायर हो गया, फायर ब्रिगेड टीम आए, काम किए, मान लीजिए 1-2 दिन लगा फायर रिलेटेड एक्सीडेंट को डील करने के लिए, तो उनके लिए भी भीटी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, जो कि पहला पॉइंट है। समझ गए? सेविंग लाइफ, प्रॉपर्टी, डीलिंग विद सर्कमस्टेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट, ये लोग के लिए भीटी रूल लागू नहीं होता है। तो कौन कौन है उनको मैं आप डिटेल में बता दिया, जैसे रेस्क्यू टेंट पर्सन हो गया, या फिर प्रॉपर्टी सेविंग के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हो गया, उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट हो गया पर्सन होल्डिंग पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट, जो लोग होल्ड करते हैं उस पोजीशन को जो सुपरविजन या मैनेजमेंट के लिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, माइंस एक्ट का सेक्शन कहाँ पढ़े हैं? सेक्शन 37 में हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं सेक्शन 37 में? सुपरवाइजिंग स्टाफ, मतलब कौन पर्सन होल्डिंग पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट। ये सेम चीज माइन रूल में भी हम लोग पढ़े हैं कि कौन आदमी होल्ड्स पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट। कहाँ पढ़े हैं ये जो चीज़ को, कि कौन आदमी माइंस में होल्ड करता है पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट? ये हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 46 में, पर्सन होल्डिंग पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट। तो इसमें कौन कौन जाते हैं मैनेजर, अंडर मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, माइनिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, ओवरमैन, फोरमैन, सर्वेयर, असिस्टेंट सर्वेयर, मेडिकल ऑफिसर, केमिस्ट, आसेयर, मेटालॉजिस्ट, पर्सनल ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, एनी अदर पर्सन एज पर CIM हु होल्ड्स पोजीशन ऑफ सुपरविजन। तो इतना जो आदमी का डिटेलिंग अभी दिया, इन लोगों के लिए भी माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये लोग का जब अपॉइंटमेंट होगा माइंस में, ये लोग भीटी नहीं जाएंगे, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग होल्ड्स पोजीशन ऑफ सुपरविजन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि माइन रूल भीटी रूल बोलता है कि जो आदमी होल्ड्स पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट, उन लोगों के लिए माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल नहीं जाता है, अप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से किसके लिए भीटी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। उसमें माइन फोरमैन दे देगा, माइनिंग मेट दे देगा, या फिर मेडिकल ऑफिसर दे देगा, असिस्टेंट मैनेजर दे देगा, नॉन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। अब अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप क्वेश्चन जिस टाइप का भी आने से भी आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्लियर हुए 2 चीज़ में। पहला हो गया कि सेविंग लाइफ, प्रॉपर्टी और एक्सीडेंट रिलेटेड जो सर्कमस्टेंस को डील करने के लिए जो लोग हुए उनके लिए, और भी है सर्टिफायर, ब्लास्टर, क्लर्क, अकाउंटेंट, रजिस्टर कीपर, पर्सन हुआ अंडरगॉन ए कोर्स ऑफ ट्रेनिंग दैट इज पार्ट ऑफ स्टडी एट एन इंस्टीट्यूशन, जो लोग मतलब एज ए पार्ट ऑफ स्टडी इन इंस्टीट्यूशन, जैसे डिप्लोमा कोर्स जो लोग करते हैं, डिग्री बीटेक वाले भी होता है, लेकिन डिप्लोमा कोर्स स्पेशली जब 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th 6th में भी वो लोग भीटी जाते हैं। 2 महीना, पहले तो 3 महीना शायद जाते थे, बीच में 2 महीना, फिर अभी शायद 1 महीना ऐसे कुछ जाते हैं। तो वो लोग मतलब एज ए पार्ट ऑफ देयर स्टडी वो लोग जाते हैं भीटी किसी एक माइंस में, फिर भीटी रिपोर्ट सबमिट करते हैं इंस्टीट्यूशन में। तो उन लोगों के लिए भी भीटी रूल लागू नहीं होता है। तो जो लोग रजिस्टर कीपर, अकाउंटेंट, क्लर्क, तो टाइम कीपर वगैरह, जैसे हम लोग अटेंडेंस देते हैं ना, जो टाइम कीपर हमारा रहता है, उन लोगों के लिए भी भीटी रूल लागू नहीं होता है। तो अभी तक हम क्लियर हुए किस किस आदमी के लिए भीटी रूल लागू नहीं होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए लागू नहीं होता है, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के लिए नहीं होता है, और ये सब जो सुपरवाइजर से इनके लिए भी नहीं लागू नहीं होता है।
नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, चैप्टर 3 में वोकेशनल ट्रेनिंग को ये क्लासिफिकेशन क्या है। वोकेशनल ट्रेनिंग 3 टाइप का होता है। बेसिक वोकेशनल ट्रेनिंग, बीवीटी, रिफ्रेशर यानी कि आरवीटी, और ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। तो बीवीटी को जनरल वोकेशनल ट्रेनिंग भी बोलते हैं, बेसिक वोकेशनल ट्रेनिंग, इसको इनिशियल वोकेशनल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो इसका 3 नाम है। Every person proposed to be employed in a mine on the surface or below ground before his employment shall undergo a course of technical and gallery training as per specified in। कोई भी आदमी, चाहे वो ओपन कास्ट हो, अंडरग्राउंड हो, अगर एम्प्लॉयमेंट होने से पहले, एक आदमी एम्प्लॉयमेंट हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? जब उसका फॉर्म ए में नेम रजिस्टर होगा। पहले फॉर्म बी था ना, अभी फॉर्म ए हो गया। रजिस्ट्री होने से पहले फॉर्म ए में उसको वोकेशनल ट्रेनिंग जाना पड़ता है। तो ओपन कास्ट वर्किंग केस में फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से जाएगा, अंडरग्राउंड का केस में सेकंड शेड्यूल के हिसाब से जाएगा, और गैसी माइंस, गैसी 2, गैसी 3 माइंस के लिए थर्ड शेड्यूल के हिसाब से जाएगा। ये शेड्यूल क्या है जो अभी डिस्कस किया? शेड्यूल मतलब एक माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग में टोटल 8 शेड्यूल है। शेड्यूल मतलब उस शेड्यूल में क्या क्या कोर्स कवर करेगा, मतलब सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड क्या है। जैसे ओपन कास्ट माइंस में कोई आदमी ज्वाइन करेगा तो फास्ट शेड्यूल के हिसाब से, यानी कि फास्ट शेड्यूल में एक ओपन कास्ट वर्कर के लिए जो जो चीज़ रिलेटेड है उसके रिलेटेड सिलेबस को प्रेस्क्राइब किया गया है। ऐसे ही अंडरग्राउंड माइंस के लिए सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से, तो सेकेंड शेड्यूल में उसका सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया है। और गैसी माइंस, गैसी 2, गैसी 3 माइंस में जो लोग एम्प्लॉय होना चाहते हैं, मतलब फॉर्म में रजिस्ट्रेशन पहले, थर्ड शेड्यूल के हिसाब से उनको वोकेशनल ट्रेनिंग जाना पड़ता है। ये हो गया बेसिक वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, तो ओपन कास्ट के लिए फर्स्ट शेड्यूल, अंडरग्राउंड के लिए सेकेंड शेड्यूल, गैसी माइंस, गैसी 2, गैसी 3 के लिए थर्ड शेड्यूल। और शेड्यूल मतलब क्या? उसमें प्रेस्क्राइब किया जाता है सिलेबस, जो कि एमबीटीआर में प्रेस्क्राइब किया गया है, मतलब कौन सा चैप्टर को वो लोग कोर्स कवर करेंगे। रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेकंड, जो आरवीटी मतलब रिफ्रेशर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग का 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है एवरी पर्सन शैल अंडरगो ए कोर्स ऑफ रिफ्रेशर ट्रेनिंग वंस इन एवरी 5 ईयर्स। मतलब एक आदमी मान लीजिए एक बार ट्रेनिंग गया तो हर 5 साल में उसका फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा। ओके, ये हो गया कंडीशन 1। कंडीशन 2 बोलता है whenever a person returns to employment on surface or below ground, जब भी कोई आदमी 1 साल के लिए एब्सेंट रहता है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर, ही शैल विद इन 1 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी अंडरगो रिफ्रेशर ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड इन 4th शेड्यूल। 2 कंडीशन। पहला कंडीशन बोला कि एक आदमी जब वोकेशनल ट्रेनिंग जाएगा, इसके बाद हर 5 साल में उसको फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग जाना पड़ेगा, मतलब 5 साल में एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है। सेकेंड कंडीशन में बोला कोई भी आदमी अगर 1 साल के लिए एब्सेंट रहता है, कार में कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है, कुछ दूसरा प्रॉब्लम होता है, तो कोई आदमी भी लॉन्ग एब्सेंट रहते हैं, तो मान लीजिए 1 साल के लिए मिनिमम अगर एब्सेंट रहता है, तो एब्सेंट होने के बाद फिर ड्यूटी ज्वाइन करेगा। तो जब ड्यूटी ज्वाइन करेगा उसका 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब जब ड्यूटी ज्वाइन किया 1 साल बाद, 1 महीने के अंदर अंदर उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग जाना पड़ेगा एज पर शेड्यूल 4th, मतलब 4th शेड्यूल के हिसाब से। तो 4th शेड्यूल के हिसाब से रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, थर्ड टाइप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। तो रूल 12 में बोलता है टिम्बर मिस्त्री, तो टिम्बर मिस्त्री साल अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग आज पर 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल के हिसाब से टिम्बर मिस्त्री का वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। ऐसे रूल 13 में बोलता है ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इन हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। जो लोग हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव में एम्प्लॉयड है माइंस में, उनका ट्रेनिंग 6th शेड्यूल के हिसाब से होता है। तो 6th शेड्यूल में स्पेशली हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव रिलेटेड जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसको स्पेसिफाइड किया गया है। तो जो लोग हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव में एंगेज्ड हैं, उनका वोकेशनल ट्रेनिंग 6th शेड्यूल के हिसाब से होता है। ओके, ये हो रूल 13 ये चीज़ बोलता है। तो रूल 12 में टिम्बर मिस्त्री के बारे में बताया गया है, जो कि 5th शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग जाएंगे, और जो एक्सप्लोसिव हैंडलिंग में जो पर्सन एम्प्लॉयड है वो 6th शेड्यूल के हिसाब से जाएंगे। अभी तक हम लोग 6 शेड्यूल को कवर किए। ओके, और एक बात, जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग जाएंगे, उनका जो बैच बनेगा वो स्पेसिफिक उनके लिए बनेगा, मतलब उस बैच में स्पेशली वही एम्प्लॉय ही रहेंगे, उसके उनको छोड़ के दूसरा कैटेगरी का एम्प्लॉय उस बैच में नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया है
उस सिलेबस में पर्टिकुलरली उसी सब्जेक्ट के ऊपर कवर करने के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है। जैसे हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव के लिए एक ट्रेनिंग बैच बन रहा है, तो उसमें सिर्फ जो एक्सप्लोसिव हैंडलिंग करने में जो लोग इन्वॉल्व है उन लोगों का ही ट्रेनिंग होगा। अच्छा, हम लोग पहले बोले कि ब्लास्टर, शॉटफायरर इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें कौन जाएंगे फिर हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव में? जो बाकी चीज़ रहते हैं ना उनको छोड़ दीजिए, ब्लास्टर शॉटफायरर को छोड़ के, फोरमैन, ब्लास्टिंग फोरमैन को छोड़ के, असिस्टेंट मैनेजर जो इंचार्ज रहता है उनको छोड़ के बाकी जो चीज़ रहे वो लोग जाएंगे। वो लोग कौन हो गया? वो लोग हो गए जैसे स्टेमिंग करने के लिए जो लोग हेल्प करते हैं, एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो लोग, वो लोग जाएंगे उसमें। ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल कैटेगरी में और एक कंडीशन है, एवरी पर्सन अदर देन क्वालिफाइड शॉटफायरर एंड ब्लास्टर, जो अब अभी हम लोग डिस्कस किए कि शॉटफायरर और ब्लास्टर को छोड़ के बाकी जो चीज़ उसमें वो लोग 6 शेड्यूल के हिसाब से जाएंगे वोकेशनल ट्रेनिंग। रूल 14 बोलता है ट्रेनिंग ऑफ पर्सन ऑन शॉर्ट फायरिंग, शॉर्ट फायरिंग के लिए जो ट्रेनिंग, तो हम लोग तो अभी डिस्कस किए कि शॉर्ट फायरर नहीं जाएगा ट्रेनिंग, तो फिर ये कैसे होगा? तो यह क्या, क्वालिफाइड शॉर्ट फायरर नहीं जाएगा, मतलब जो ऑलरेडी शॉर्ट फायरर या ब्लास्टर के हिसाब से अपॉइंटमेंट है वो लोग ट्रेनिंग नहीं जाएंगे। लेकिन एवरी पर्सन एलिजिबल टू अपियर शॉर्ट फायरिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड इंटेंड्स टू अपियर द सेड एग्जामिनेशन during succeeding 3 months before he appears the examination in addition to training specified in rule 13 undergo a course of training as specified in 7th schedule। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जो क्वालिफाइड शॉर्ट फायर ब्लास्टर है वो लोग तो ट्रेनिंग नहीं जाएंगे, लेकिन जो आदमी शॉर्ट फायरिंग सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं और वो लोग उनके पास कॉम्पिटेंसी, मतलब सॉरी एलिजिबिलिटी है, मतलब वो लोग अप्लाई करेंगे अभी एग्ज़ाम देने के लिए, वो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, और 3 महीने के अंदर अंदर उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बिफोर अपियरिंग एग्जामिनेशन अपियर करने से पहले उनको भिट्टी में ट्रेनिंग दिया जाएगा आज पर 7th शेड्यूल। ओके, 6 शेड्यूल में जो एक्सप्लोसिव हैंडलिंग के लिए ट्रेनिंग कोर्स है उसमें तो जाएगा, उसको छोड़ के एक्स्ट्रा जाएगा ये जो 7th शेड्यूल के हिसाब से, जो कि स्पेशली शॉर्ट फायरिंग के ऊपर सिलेबस है। समझ गए मेरे बात? तो जो क्वालिफाइड है ऑलरेडी, जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो लोग ट्रेनिंग नहीं जाएंगे, वो लोग के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होता है MBTR, लेकिन जो चाहते हैं वो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एग्जाम देने से पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये होता है इसका क्लैरिफिकेशन। समझ गए? तो जिसके पास सर्टिफिकेट है वो नहीं जाएगा, लेकिन जो एग्जाम देना चाहते हैं सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वो जाएगा 7th शेड्यूल के हिसाब से, और 6 शेड्यूल के हिसाब से एक्सप्लोसिव हैंडलिंग के लिए। तो रूल 17 बोलता है पीरियोडिकल ट्रेनिंग इन गैस टेस्टिंग, जो जिसके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है उनका एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा वंस इन ए ईयर, साल में एक बार उनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा आज पर 8 शेड्यूल के हिसाब से उनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा। किसका? जिसका गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है। जैसे हम लोग का फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तो अगर हमारे लोगों के पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है तो हम लोग का एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा माइंस में वंस इन ए ईयर, साल में एक बार। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर का जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा या पीरियडिकल ट्रेनिंग होगा कब होगा? साल में एक बार। ओके, तो इसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ आपका इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए और नोट बनाने के लिए। फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से ओपन कास्ट वर्कर का ट्रेनिंग होगा, 2nd शेड्यूल के हिसाब से अंडरग्राउंड वर्कर्स का ट्रेनिंग होगा, 3rd शेड्यूल के हिसाब से गैसी 2 गैसी 3 माइंस का वर्कर्स का ट्रेनिंग होगा, 4th शेड्यूल के हिसाब से रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा, 5th शेड्यूल के हिसाब से टिम्बर मिस्त्री का ट्रेनिंग होगा। ओके, तो टोटल कितना शेड्यूल है? टोटल 8 शेड्यूल है। अभी तक हम लोग 5 शेड्यूल का डिस्कस किए। ओके, ओपन कास्ट में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है या फिर एम्प्लॉय होना चाहता है 1st शेड्यूल, अंडरग्राउंड में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय होना चाहता है 2nd शेड्यूल, गैसी 2 गैसी 3 में जो एम्प्लॉय होना चाहते हैं 3rd शेड्यूल, सबका जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा 1st शेड्यूल, टिम्बर मिस्त्री जब वोकेशनल ट्रेनिंग जाएगा 5th शेड्यूल। शेड्यूल यानी कि मैं क्या बोला कि उसमें डिटेल्स ऑफ कोर्स है, मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, जब ट्रेनिंग जाएगा क्या पढ़ाया जाएगा। 6th शेड्यूल में क्या है? ट्रेनिंग ऑफ पर्सन एंगेज इन एक्सप्लोसिव हैंडलिंग। 7th शेड्यूल में क्या है? ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इन शॉर्ट फायरिंग। 8th शेड्यूल में क्या है? पीरियोडिकल ट्रेनिंग इन गैस टेस्टिंग। तो ये हो गया टोटल 8th शेड्यूल। ओके, समझ गए मेरे बात? तो इस शेड्यूल को जरूर याद दीजिए रखिए। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा जो मतलब मैं जो सोच रहा हूँ कि शेड्यूल रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आता है MBTR में। मतलब पूछ लेगा कि शॉर्ट फायरिंग में जो ट्रेनिंग होगा एग्जाम कोई पर्सन का, तो कौन सा शेड्यूल के हिसाब से, तो ये 8 शेड्यूल को जरूर याद रखिए। ओके, चैप्टर 6 VI
ट्रेनिंग सेंटर्स एंड अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग सेंटर के बारे में क्या बोलता है वीटी रूल? रूल 18 में क्लियरली मेंशन है टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ये टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या होगा। तो उसमें क्या क्या ट्रेनिंग सेंटर है? वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर, ग्रुप्स ट्रेनिंग सेंटर, यूनिट ट्रेनिंग सेंटर। टोटल 3 टाइप का ट्रेनिंग सेंटर होता है। ये चीज़ आपको रूल में नहीं मिलेगा। अगर आप लोग वीटी रूल का रूल 18 पढ़ेंगे, ये सब चीज़ उसमें नहीं लिखा गया। उसमें खाली लिखा गया है कि सुइटेबल एडिक्वेट फैसिलिटी रहते हुए एक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन ये जो वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर, ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर, यूनिट ट्रेनिंग सेंटर, ये सब मैं सर्कुलर से कलेक्शन किया हूँ। सर्कुलर में पढ़ाई करके उसको मैं नोट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर मेरे को फिर बोलेंगे कि आप बोल रहे हैं जो चीज़ तो रूल में लिखा नहीं है, तो फिर वो गड़बड़ है। इसलिए मैं पहले ही बोल दिया आपको कि ये वेरी कन्फ्यूजिंग, मतलब क्योंकि ये अमेंडमेंट नहीं हुआ है ना, तो इसलिए इसको सर्कुलर से हम लोग जो जो पढ़े कहीं पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग में, जो जो चीज़ हमको सुने कोई भी आरआईएम के साथ डिस्कशन करते हुए ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, सारे ये क्या मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है मैं वो सब आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अभी फास्ट पढ़ेंगे वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर। वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर क्या है? टू सर्व ए ग्रुप ऑफ माइंस बिलोंगिंग टू द सेम मैनेजमेंट विथ ए टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ 10,000 और मोर। इट इज़ क्लासिफाइड एज लार्ज एंड मैनेजमेंट वाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर का प्रोविजन कहाँ पे है? एक सेम मैनेजमेंट में ग्रुप ऑफ माइंस है, मतलब उसका मैनेजमेंट एक है, और उसको ग्रुप ऑफ माइंस है, मतलब अलग अलग माइंस एक है लेकिन मैनेजमेंट उसका एक ही है। और अगर सभी माइंस का जो टोटल एम्प्लॉयमेंट मिला के 10,000 या उससे ज़्यादा होता है, तो उसी पे वहीं पे हमको एक वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर बैठाना पड़ेगा। इसको मैनेजमेंट वाइज और लार्ज, ये बहुत लार्ज है, सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर। इसको मैनेजमेंट वाइज क्लासीफाई किया गया है। मैनेजमेंट वाइज क्लासीफाई किया गया है मतलब क्या है कि ये जो वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर जहीं पे भी है ये एक ही मैनेजमेंट का है। जैसे एग्जांपल कोल इंडिया का, जैसे मान लीजिए एमसीएल एक मैनेजमेंट है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, उसका वेराइटी ऑफ माइंस है, मतलब छोटा छोटा बड़ा बड़ा ऐसे करके अलग अलग माइंस हैं एक एरिया में। उनका मैनेजमेंट एक है, सब एमसीएल के अंडर में आते हैं, लेकिन माइंस अलग अलग है, मतलब अलग अलग माइंस है, उनका मैनेजर अलग अलग है। तो उनका अगर एम्प्लॉयमेंट, सभी का एम्प्लॉयमेंट मिला के 10,000 या 10,000 से ज़्यादा होता है, तो उस जगह पे एक वेस्टिबुल ट्रेनिंग, मतलब ये सबका एक ही ट्रेनिंग सेंटर, उसको हम लोग वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर बोलेंगे। तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर का प्रोविजन कहाँ पे? एक मैनेजमेंट का अगर अलग अलग माइंस है, अगर सभी माइंस का एम्प्लॉयमेंट मिला के 10,000 और इससे ज़्यादा हो रहा है, तभी जाके वहीं पे एक वेस्टिबुल जो ट्रेनिंग सेंटर बैठाया जाएगा उसको बोलेंगे वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर। इसीलिए बोलता है ये मैनेजमेंट वाइज है, मतलब उसका मैनेजमेंट एक है, जो जितना भी माइंस उस वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर के अंडर में, सबका मैनेजमेंट एक है। ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर क्या बोलता है? टू सर्व ए ग्रुप ऑफ माइंस बिलोंगिंग टू द सेम मैनेजमेंट और डिफरेंट मैनेजमेंट with a total employment of 2,500 और मोर। इट इज क्लासिफाइड एज मीडियम एंड एरिया वाइज। तो ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर जो है वो मीडियम है। सबसे बड़ा कौन हुआ? वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर। मीडियम कौन है? ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर। और एरिया वाइज है। एरिया वाइज है मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि जो ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर जहाँ बिठाया जाएगा वो हो सकता है एक ही मैनेजमेंट का हो या दूसरा मैनेजमेंट का हो। जैसे मैं वेस्टिबुल में बोला कि एमसीएल का सभी माइंस है, मतलब मैनेजमेंट एक ही एमसीएल है, लेकिन जो माइंस है अलग अलग है, उनका एम्प्लॉयमेंट अगर 10,000 से ज़्यादा होता है। जो ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर में क्या बोलता है कि हो सकता है वो एक ही मैनेजमेंट का हो सकता है डिफरेंट मैनेजमेंट का हो, लेकिन एक एरिया में है। तो सभी माइंस का एम्प्लॉयमेंट मिला के अगर 2,500 या उससे ज़्यादा होता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर। उस ये एरिया वाइज है और मीडियम है। समझ गए मेरी बात? और अगर इसमें आप एक चीज़ आपका दिमाग में आ रहा होगा, इसमें लिखा है 2,500 और मोर, तो इसे लिख देना चाहिए 25 ग्रेटर देन 2,500 लेस देन 10,000, क्योंकि 10,000 हो जाएगा तो वेस्टिबुल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेस्टिबुल एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट का, सेम मैनेजमेंट का होना चाहिए, लेकिन ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा नहीं है। हो सकता है वो सेम मैनेजमेंट का हो सकता है डिफरेंट मैनेजमेंट का हो। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए डिफरेंट मैनेजमेंट का ग्रुप ऑफ माइंस है, डिफरेंट मैनेजमेंट है, लेकिन एक जगह पे ऐसे माइंस हैं पास पास में, उनका एम्प्लॉयमेंट अगर 10,000 से भी ज़्यादा होता है तो वेस्टिबुल नहीं बिठा सकते, क्योंकि वो एक मैनेजमेंट का नहीं है, उसमें ग्रुप ही बिठाना पड़ेगा। उसका मतलब वही है। ओके। यूनिट ट्रेनिंग सेंटर टू सर्व एन इंडिविजुअल माइन एम्प्लॉइंग ओवर 800 वर्कर्स। यूनिट ट्रेनिंग सेंटर एक पर्टिकुलर यूनिट का, पर्टिकुलर माइंस का होता है।
जिसी माइंस का एम्प्लॉयमेंट अगर 800 या उससे ज़्यादा होता है तो उस वहीं पे एक यूनिट ट्रेनिंग सेंटर बैठाएंगे। ये स्मॉल है, सबसे छोटा है यूनिट ट्रेनिंग सेंटर, और यूनिट वाइज है, मतलब एक माइंस का एक ट्रेनिंग सेंटर। ओके, अगर उसका एम्प्लॉयमेंट 800 से कम है, 800 या 800 से ज़्यादा होने से यूनिट ट्रेनिंग सेंटर बिठा सकते हैं। और 800 से कम है तो मर्ज हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा ग्रुप या वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर में। समझ गए? 800 या उससे ज़्यादा होने से यूनिट ट्रेनिंग सेंटर, 2500 या उससे ज़्यादा होने से, लेकिन हो सकता है अलग अलग मैनेजमेंट का, हो सकता है एक ही मैनेजमेंट का, तो ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर। वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर सबसे बड़ा है, वो सिर्फ एक ही मैनेजमेंट का, अगर डिफरेंट माइंड से उनका टोटल एम्प्लॉयमेंट 10,000 से ज़्यादा हो रहा है तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर होगा। तीनों का बीच में डिफरेंस समझ में आ गया ना? 10,000 से ज़्यादा, 10,000 या उससे ज़्यादा, लेकिन एक ही मैनेजमेंट है तो वेस्टिबुल। एक ही मैनेजमेंट हो या डिफरेंट मैनेजमेंट हो, लेकिन 2500 टोटल होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम 2500 या उससे ज़्यादा तो ग्रुप। ओके, नेक्स्ट चैप्टर भी है। एक बार रूल 20 में क्या बोलता है? ट्रेनिंग ऑफिसर यानी कि वीटीओ। वीटीओ क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर। एवरी ट्रेनिंग सेंटर शैल बी प्लेस्ड अंडर चार्ज ऑफ ए फुल टाइम और पार्ट टाइम ट्रेनिंग ऑफिसर। सभी ट्रेनिंग सेंटर एक फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो ट्रेनिंग ऑफिसर का अंडर में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? फुल टाइम या पार्ट टाइम? फुल टाइम मतलब क्या है? जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर उसके लिए मतलब अपॉइंटेड होंगे वो फुल टाइम करेंगे, मतलब उनका काम सिर्फ ट्रेनिंग वीटी रिलेटेड है, उनको और दूसरा काम नहीं दिया जाएगा। पार्ट टाइम मतलब क्या हुआ? वो दूसरा चीज़ भी देखेंगे, हो सकता है वो ब्लास्टिंग देख सकते हैं, हो सकता है प्रोडक्शन देख सकते हैं, हो सकता है कि स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड जो एमआईएस काम देख सकते हैं, दूसरा काम भी कर रहे हैं उसके साथ, ये पार्टली देख रहे हैं वीटी सेंटर, तो हो गया पार्ट टाइम। इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एक वीटीओ एवरी ट्रेनिंग सेंटर शैल बी प्लेस्ड अंडर ए वीटीओ, ऑप्शन दे देगा फुल टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम और पार्ट टाइम, नॉन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी, इस टाइप का। मतलब आप फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है। अभी पढ़ेंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। होल्ड फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट विथ एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन माइंस। उनका हो सकता है फर्स्ट क्लास हो सकता है, इनका सेकंड क्लास सर्टिफिकेट हो सकता है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस माइंस में होना चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे को याद आ रहा है, अभी आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, अगर ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर या वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर है तो वीटीओ का क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास जरूरी है, लेकिन यूनिट ट्रेनिंग सेंटर का केस में हो सकता है फर्स्ट क्लास, हो सकता है सेकंड क्लास, लेकिन मिनिमम सेकंड क्लास तो होना चाहिए। और 5 साल का एक्सपीरियंस दोनों केस में, मतलब सभी केस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर और वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर में फर्स्ट क्लास कंपलसरी है। ओके, ये चीज़ को मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ इसलिए सॉरी, मेरे को मेरा याद आया, मतलब मैं कहीं पे पढ़ाई किया था कि सर्कुलर में एक था, थोड़ा याद नहीं आया, जब ये मैं वीडियो लिखने के टाइम में, स्लाइड बनाने के टाइम में थोड़ा याद नहीं आया, अभी याद आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, उसको याद कीजिए। ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर और वेस्टिबुल में फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कंपलसरी है, लेकिन यूनिट ट्रेनिंग सेंटर में कंपलसरी नहीं है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास भी होने से भी चलेगा, सेकंड क्लास होने से भी, लेकिन मिनिमम सेकंड क्लास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए माइंस में। रूल 21 में बोलता है ड्यूटीज ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर। एक ट्रेनिंग ऑफिसर का ड्यूटी क्या है? टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज ट्रेनिंग ऑफ एवरी पर्सन अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर हिम। जितना भी आदमी भी टीम जाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग जाएंगे, उनका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, मतलब कब होगा ट्रेनिंग, कितने बजे शुरू होगा, ये सब ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना, ट्रेनिंग कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं, ये सब सुपरवाइज करना उनका काम है। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में जितना सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वीटी रूल के हिसाब से क्या क्या रिकॉर्ड, उसको डिस्कस करेंगे, वो सब ट्रेनिंग ऑफिसर का काम है। एवरी ट्रेनिंग ऑफिसर शाल कीप ए रिकॉर्ड ऑफ हिज वर्क एंड शाल एट द एंड ऑफ द ईयर फॉरवर्ड टू द सीआईएम थ्रू ऑनर एजेंट और मैनेजर समरी ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर। हर ट्रेनिंग ऑफिसर साल में वो क्या क्या काम किए उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और साल खत्म होने के बाद उसको ऑनर एजेंट या मैनेजर के थ्रू सीआईएम को भेजेंगे। और इसमें 2 चीज़ मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, वोकेशनल ट्रेनिंग रिलेटेड जो मैटर्स है वो सब सीआईएम हैंडल करते हैं। मतलब कुछ कन्फ्लिक्ट आया, कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो हम सीआईएम को ही इसमें पिक्चर में लाते हैं। आरआईएम का इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है, सीआईएम ही सब वोकेशनल ट्रेनिंग रिलेटेड मैटर सीआईएम हैंडल करते हैं। ये एक चीज़ याद आया। दूसरा चीज़ याद आया कि दोस्तों, ट्रेनिंग ऑफिसर जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं
जो मतलब जो काम करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और साल ख़त्म होने के बाद एक समरी रिपोर्ट भेजते हैं किसको, सीआईएम को, लेकिन थ्रू ऑनर एजेंट और मैनेजर। मतलब उसको प्रिपेयर करेंगे ट्रेनिंग ऑफिसर कि मैं ये काम किया, इतना ट्रेनिंग दिया, ये सब किया, उसको फॉरवर्ड करेंगे ऑनर एजेंट मैनेजमेंट को, मतलब उनका नॉलेज में ये सब जाता है सीआईएम के पास। ओके, तो दोस्तों ये रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर। इनमें से कौन सा ट्रेनिंग ऑफिसर का काम नहीं है। ट्रेनिंग ऑफिसर को वीटीओ भी लिख सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर। तो ये जो चीज़ है इसको छोड़ के कुछ अलग चीज़ें जोड़ देगा, तो उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो क्या क्या काम करना है मैं बता दिया। और एक है ट्रेनिंग का समरी रिपोर्ट एक भेजा जाता है साल में एक बार। हाँ, और एक चीज़, जो ट्रेनिंग का समरी रिपोर्ट साल में एक बार, साल मतलब कैलेंडर ईयर। ओके, डीजीएमएस रिलेटेड जितना जो ईयर अगर बोल रहे हैं, ईयर मतलब कैलेंडर ईयर, आईबीएम के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट रूल 22 बोलता है ट्रेनर। ट्रेनर मतलब जो वीटीआई, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, असिस्ट करते हैं वीटीओ को ट्रेनिंग का काम में। तो एवरी पर्सन टू बी एम्प्लॉयड इन माइंस shall be placed on the direct supervision of an experienced workman who is appointed as trainer। तो हर आदमी जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग जाता है वो एक ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग लेता है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रेनर रूल 23 में लिखा गया है। रूल 23 में क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रेनर को डिटेलिंग में बताया गया है। दोस्तों कभी कभी ये जो ट्रेनर को इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, वीटीआई भी बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन आएगा कभी कभी क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रेनर लिखा सकता है, क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर भी लिख सकता है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो रूल 23 क्या बोलता है, ही मस्ट हैव अटेंड नॉट लेस देन सिक्स लेक्चर्स इन माइंस। माइंस का सेफ्टी के बारे में कम से कम 6 लेक्चर वो अटेंड किया होना चाहिए। सेफ्टी माइंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हरा गहरा किसी को बुला के भी ट्रेनर के हिसाब से अपॉइंटमेंट कर दिए। सेफ्टी माइंडेड पर्सन होना चाहिए, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए, एप्टीट्यूड फॉर गिविंग गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, मतलब गाइडिंग करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए उसके पास मतलब वो क्षमता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको ट्रेनर देना वो कुछ बता ही नहीं पा रहा है, उस टाइप का नहीं। और एक सर्कुलर में भी मेंशन्ड है कि इंस्ट्रक्टर का क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। एटलीस्ट मैट्रिकुलेट, कम से कम 10th पास होना चाहिए। मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज, मिनिमम उसको 30 साल का एज होना चाहिए। फोरमैन और ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन माइंस, मतलब माइंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी क्वालिफिकेशन ऑफ अ इंस्ट्रक्टर। इसमें जनरली एक ऑप्शन दे देता है, मैं कहीं पे पढ़ रहा था, शायद अंबुजा दास या एच.एन. कर्माकर सर का किताब में पढ़ रहा था, उस टाइप का एक क्वेश्चन, जिसमें एक दे देता है डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर कंपलसरी नहीं है इंस्ट्रक्टर के लिए, डिप्लोमा भी कंपलसरी नहीं है इंस्ट्रक्टर होने के लिए। एटलीस्ट मैट्रिकुलेट मतलब मिनिमम उस 10th पास होना चाहिए। 30 ईयर्स ऑफ है ना एज होना चाहिए। उसके पास मिनिमम फोरमैन या ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग में। और क्या, सेफ्टी माइंडेड होना चाहिए, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और क्या, और अगर चीज़ हम लोग जो पिछले साइड में हम जो अभी बात कर रहे थे कि एप्टीट्यूड होना चाहिए फॉर गाइडिंग एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, मतलब गाइडेंस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए उसके पास क्षमता होना चाहिए। मतलब ऐसा आदमी नहीं कि कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ समझा नहीं पा रहा है, कोई आदमी कुछ कुछ को डाउट हुआ, कुछ पूछ लिया, ये तो चुप हो रहा है, ऐसा आदमी को इंस्ट्रक्टर देने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट, फॉर्म्स अंडर एमबीटीआर 1966। एमबीटीआर में क्या क्या फॉर्म है, जैसे हम लोग शेड्यूल पढ़े ना, टोटल 8 तो शेड्यूल है, किसके लिए क्या है मैं उसको डिटेल में बता दिया आपको। अभी रूल वोकेशनल ट्रेनिंग रूल में क्या क्या फॉर्म है, टोटल 9 फॉर्म है बीटी रूल में। ओके, इसका डिटेल में अभी बताना जा रहा हूँ, उसको थोड़ा गौर कीजिएगा। फॉर्म 1 में क्वार्टरली ट्रेनिंग प्लान। क्वार्टरली ट्रेनिंग प्लान में हम क्या करते हैं, हर क्वार्टर में, जैसे जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, एक क्वार्टर में हम क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब किस दिन करेंगे, बेसिक देंगे या रिफ्रेशर देंगे, किस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय को देंगे, एक प्लान बनाएंगे क्वार्टरली ट्रेनिंग प्लान, जिसको कि हम लोग सीआईएम को भेजना पड़ता है फॉर्म 1 में। फॉर्म 2 क्या है, नोटिस ऑफ ट्रेनिंग। नोटिस ऑफ ट्रेनिंग मतलब ये तो प्लान कर लिया, फॉर्म 1 में हम लोग प्लान कर लिया कि ये क्वार्टर में ये ट्रेनिंग करूंगा। जब ट्रेनिंग करेंगे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, किसको देंगे, जो ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनीज को नोटिस देते हैं। और किसको देते हैं, उनका
उनका जो सुपरवाइजिंग बॉस को, उनका जो एचओडी को देना पड़ता है, क्योंकि वो तो रिलीज करेंगे ना ट्रेनिंग के लिए, उनको कॉपी देना पड़ता है। माइंस मैनेजर को फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन करके देना पड़ता है कॉपी। ये नोटिस ऑफ ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर्म 3 में। ट्रेनिंग शेड्यूल यानी कि हम लोग जो शेड्यूल पढ़े, शेड्यूल 1 से लेकर 8 तक, उसमें क्या है, ये सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया है। लेकिन हम जो फॉर्म 3 में शेड्यूल बनाते हैं, उसी जो सिलेबस जो प्रेस्क्राइब किया है वो तो है कोर्स मैटर, क्या क्या पढ़ेंगे। लेकिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक क्या पढ़ेंगे, फिर 10 से 11 क्या पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो कौन पढ़ाएगा, उसका डिटेलिंग का एक शेड्यूल बनाते हैं फॉर्म 3 में। उसमें फिर ब्रेकफास्ट के लिए कब से कब तक रहेगा गैप, लॉन्च के लिए कब से कब तक हम लोग को गैप रखना पड़ेगा, ये सब डिटेल्स ट्रेनिंग शेड्यूल में दिया जाता है, जो कि फॉर्म 3 में। फॉर्म 4 में क्या, पार्टिकुलर्स ऑफ ट्रेनिंग। पार्टिकुलर्स ऑफ ट्रेनिंग मतलब उसका नाम, फॉर्म में नंबर, पिताजी का नाम, उसका एड्रेस, उसका कहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सा लैंग्वेज वो जानता है, ये सब पार्टिकुलर्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर्म 4 में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर्म 5 में अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट यानी कि जो लोग अटेंड किए ट्रेनिंग को, उनका डिटेल्स रहता है फॉर्म 5 में। ओके, तो टोटल में कितना बोला VT रूल में फॉर्म, टोटल 9 ठो फॉर्म है। शेड्यूल कितना है, 8 ठो। शेड्यूल 8 ठो को तो हम लोग डिटेल में डिस्कस किए, मैं बता दिया आपको, समराइज कर दिया, आप उसको जरूर नोट कीजिए। ऐसे फॉर्म को भी अभी आपको समराइज करने जा रहा हूँ, कुछ कुछ कर दिया। फॉर्म 5 तक, फॉर्म 1 में क्वार्टरली ट्रेनिंग प्लान, फॉर्म 2 में नोटिस ऑफ ट्रेनिंग, फॉर्म 3 में ट्रेनिंग शेड्यूल, फॉर्म 4 में पार्टिकुलर्स ऑफ ट्रेनिंग, फॉर्म 5 में अटेंडेंस शीट। क्वार्टरली ट्रेनिंग प्लान क्या, मैं बोल दिया आपको कि जैसे एक क्वार्टर में हम क्या क्या ट्रेनिंग करने वाले हैं, मतलब ये प्लान बता रहे हैं, ये फॉर्म 1 में। नोटिस ऑफ ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग होगा उस टाइम में नोटिस दे देंगे, किसको देंगे, ट्रेनी को देंगे, एचओडी को देंगे और माइंस मैनेजर को देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होगा तो कॉन्ट्रैक्टर को भी देंगे, ऐसा सब है। ट्रेनिंग शेड्यूल, हाँ और एक चीज़, फिर इसमें ये कौन VTO साइन करता है, VTI को भी एक कॉपी देता है सब अरेंज करने के लिए। मतलब जैसे डेस्क हो गया, जो कोर्स स्टडी मटेरियल, जो प्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे, वीडियो दिखाएंगे, ये सब अरेंज करने के लिए इसका कॉपी एक VTI को भी दिया जाता है। कौन देता है, VTO देता है। फॉर्म 4 में पार्टिकुलर्स ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग अटेंड करने आया है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में, जो ट्रेनिंग अटेंड करने आया है, उसका डिटेल्स रहेगा फॉर्म 4 में। उसका नाम, फॉर्म में नंबर, उसका जो डिटेल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये सब रहेगा। फॉर्म 6 में डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनिंग, जो लोग क्वालिफाई किए ट्रेनिंग में। देखिए दोस्तों, इसमें अगर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, हम जो ट्रेनिंग के लिए नोटिस देते हैं फॉर्म 2 में, मान लीजिए 30 आदमी को हम लोग दिए ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें 3 चीज़ें होता है। एक होता है इंटीमेटेड, एक होता है रिपोर्टेड, एक होता है क्वालिफाइड। इंटीमेटेड मतलब फॉर्म 2 में जो नोटिस दिए कितना आदमी के लिए दिए, मान लीजिए ये 30 आदमी, इसका फॉर्म में नंबर ये है, ये लोग ट्रेनिंग के लिए आएंगे, उनको नोटिस दिए 30 आदमी का, ये हो गया इंटीमेटेड। रिपोर्टेड यानी कि मान लीजिए 30 आदमी को हम लोग ट्रेनिंग के लिए बुलाए, हो सकता है वो 30 में से 5-6 आदमी जो लोग, कोई छुट्टी में है, कोई बीमार है, कोई किसका कौन ड्यूटी में है, लेकिन मान लीजिए कि वो कहीं पे मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, किसी बाहर का काम के लिए गया है, तो मान लीजिए 5 आदमी नहीं आए, मान लीजिए 25 आदमी अटेंड किए, वो हो गया रिपोर्टेड। 25 आदमी रिपोर्ट किए, लेकिन 25 आदमी तो पास नहीं करेंगे। जब ट्रेनिंग खत्म होता है, उनका असेसमेंट होता है कि इफेक्टिव हुआ कि नहीं ट्रेनिंग, कौन क्वालिफाई किया, कौन डिसक्वालीफाई हुआ। तो जितना 25 आदमी अटेंड किया, जरूरी नहीं कि 25 आदमी पास करेंगे, हो सकता है पास भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पास करेंगे। मान लीजिए 23 आदमी मान लीजिए पास किए, 2 आदमी फेल हो गए, तो क्वालिफाइड ट्रेनिंग कौन हो गया, 23। इंटीमेटेड हो गया 30, रिपोर्टेड हो गया 25, क्वालिफाइड हो गया 23। तो जो क्वालिफाइड हुए 23, उनका डिटेल्स रहेगा फॉर्म 6 में। डिटेल्स यानी कि उनका फॉर्म में नंबर, नाम, उनको जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। हाँ, सर्टिफिकेट में और एक चीज़ बोल देता हूँ, सर्टिफिकेट 2 टाइप का होता है, फॉर्म ए, फॉर्म बी। फॉर्म ए में जो बेसिक वोकेशनल ट्रेनिंग जाने के बाद फॉर्म ए में सर्टिफिकेट इशू होता है। फॉर्म बी में रिफ्रेशर ट्रेनिंग होने के बाद उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है फॉर्म बी में। जो स्पेशल कैटेगरी भी ट्रेनिंग होता है उसका भी फॉर्म बी में। ओके, तो उनका जो सर्टिफिकेट नंबर भी फॉर्म 6 में रहेगा। फॉर्म 7 में क्वार्टरली ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। फॉर्म 1 में हम लोग जो ट्रेनिंग प्लान दिए थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग, तो ऐसा नहीं कि हम लोग अगर प्लान किए 10 टू बैच करने के लिए 10 टू बैच कर पाएंगे, ऐसा कोई तो कंपलसरी नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, छुट्टी पड़ जाएगा, या फिर कोई दूसरा काम आ जाएगा VTO VTI का,
तो हो सकता है कुछ चेंज भी हो सकता है प्रोग्राम में, वो तो टेंटेटिव प्लान है फॉर्म 1 में। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ वो उस ड्यूरिंग दिस क्वार्टर वो फॉर्म 7 में दिया जाता है। तो इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, फॉर्म 1 एंड 7 एक साथ जाता है CIM को। फॉर्म 1 में क्या जाता है कि जो आने वाला क्वार्टर में मैं क्या क्या करूँगा, और फॉर्म 7 में क्या जाता है जो गया क्वार्टर उस क्वार्टर में मैं क्या क्या ट्रेनिंग दिया। तो फॉर्म 1 एंड 7 एक साथ जाता है CIM को। एक फॉर्म 1 में दिया जाता है कि जो आने वाला क्वार्टर में क्या करूँगा, फॉर्म 7 में दिया जाता है कि जो गया क्वार्टर उसमें मैं क्या क्या किया। ओके। फॉर्म 8 में नोटिस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ VTC, कोई भी VTC स्टार्ट होने से पहले अगर बंद करना चाहते हैं हम लोगों को तो नोटिस जो देते हैं CIM को फॉर्म 8 में देते हैं। फॉर्म 9 में नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन ऑफ VTO, जो VTO का अगर नया अपॉइंटमेंट हो गया या टर्मिनेशन हो गया, वो मान लीजिए उनका ट्रांसफ़र हो गया, कोई नया आदमी को हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं VTO के हिसाब से, तो उस केस में 7 दिन के अंदर CIM को फॉर्म 9 में हम लोग नोटिस देंगे। तो ये हो गया टोटल फॉर्म्स 1 to लेके 9 तक। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ओके। फुल डे रिलीज सिस्टम। फुल डे रिलीज सिस्टम क्या है वोकेशनल ट्रेनिंग में? फुल डे रिलीज सिस्टम का कॉन्सेप्ट थर्ड नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था। थर्ड नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या बताया गया था कि थर्ड नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में एक पॉइंट था कि जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो वर्किंग आवर में दिया जाएगा। वर्किंग आवर यानी कि जो पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि मान लीजिए आपका ट्रेनिंग है, आपका बॉस बोलेगा ठीक है ये शिफ्ट कर दो, सेकेंड हाफ में तुम जो चले जाना बेटी, तो ये क्या हुआ, मतलब वर्किंग आवर बाहर आपको भेज रहे हैं, तो वो आदमी क्यों जाएगा? तो ऐसे ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं हुआ। इसीलिए जो थर्ड नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो उस टाइम में ये एक मतलब थर्ड नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 14-15 जुलाई 1973 कलकत्ता में। तो वहीं पे एक चीज़ डिस्कस किया गया था कि मतलब ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स ट्रेनिज को भेजा जाएगा। तो उसके लिए फुल डे रिलीज सिस्टम कॉन्सेप्ट आया। ए बैच और ग्रुप ऑफ वर्कर्स बिलोंगिंग टू सेम ट्रेड क्लास और कैटेगरी शुड बी रिलीज फ्रॉम नॉर्मल वर्किंग आवर विथ फुल वेजेस फॉर द पीरियड अटेंडिंग द ट्रेनिंग। मतलब जो लोग एक सेम ट्रेड का, एक सेम क्लास का, सेम कैटेगरी का जो ग्रुप ऑफ वर्कर जो ट्रेनिंग जाते हैं एक बैच में, वो लोग ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर उनको फ्री किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, और उसका वर्किंग डे के हिसाब से काउंट करके फुल वेजेस भी दिया जाएगा। जैसे हम लोग सेक्शन 9A में पढ़े हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के ड्यूरिंग जो टाइम स्पेंड करता है, जिस आदमी को चूज किया जाता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के लिए, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो उसको फुल डे देते हैं कि नहीं सैलरी, उसी टाइप का ये है फुल डे रिलीज सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर डिफरेंस कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरी के लिए क्या क्या ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, इसको डिस्कस करने से पहले से आपका एक और कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। कोई भी आदमी जो वोकेशनल ट्रेनिंग जाता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है थ्योरेटिकल ट्रेनिंग मतलब क्लासरूम जो ट्रेनिंग, और एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिकल के साथ माइंस घूम घूम के जो ट्रेनिंग, और एक फीडबैक सेशन मतलब जो डाउट होगा डाउट क्लियरिंग सेशन भी उसको बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ कंप्लीट होने के बाद उसका टोटल वोकेशनल ट्रेनिंग क्लियर कंप्लीट हुआ। तो डोजर, डंपर और पे लोडर ऑपरेटर जब वोकेशनल ट्रेनिंग जाएंगे टोटल 24 दिन के लिए जाएंगे, और 24 दिन में से 5 दिन थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, 16 दिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, 3 दिन फीडबैक सेशन। तो दोस्तों ये रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए पूछ लेगा इलेक्ट्रीशियन एक जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग, कितना दिन के लिए थ्योरेटिकल ट्रेनिंग जाएगा? पूछ लेगा एक फिटर जाएगा या वोकेशनल ट्रेनिंग, कितना दिन के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग जाएगा? तो ये जो स्लाइड है इसको जरूर आप लोग नोट करते जाइए और इसको अच्छे से याद करके प्रिपेयर होके जाइए, तो कुछ भी आएगा तो आप बता देंगे। सोभेल ऑपरेटर जब जाता है वो भी 24 दिन के लिए जाता है, 5 दिन थ्योरेटिकल, 16 दिन ऑन द जॉब, 3 दिन फीडबैक सेशन। दोस्तों आपका इजी कन्वीनियंस के लिए जो सर्कुलर में दिया गया है अलग अलग लिखा है, मतलब किसी का 16 दिन, किसी का 24 दिन, किसी का 18 दिन, किसी का 26 दिन, ऐसे है। मतलब मैं आपको क्या इजी के लिए जो सेम डेज है उसको एक साथ किया हूँ। जैसे वेल्डर, गैस कटर भी जब जाएंगे वो भी 24 दिन के लिए। तो पे लोडर, डोजर और वेल्डर, गैस कटर, सोभेल ऑपरेटर, ये सब एक कैटेगरी हो गए, मतलब 24 दिन के लिए जाएंगे। 5 दिन थ्योरेटिकल, 16 दिन ऑन द जॉब, 3 दिन फीडबैक सेशन। इसीलिए मैं इसको एक साथ रखा हूँ ताकि आपको मतलब याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। आप भी जब नोट बना रहे हैं उसको इस टाइप का लिखिए, मतलब 24 दिन का कैटेगरी में कौन कौन आता है, और 24 दिन में क्या क्या रहता है, 5 दिन थ्योरेटिकल, 16 दिन ऑन द जॉब, 3 दिन फीडबैक सेशन। तो इसमें आपको याद रखने के लिए
ईजी हो जाएगा। ये एक मेरा परसेप्शन है, मैं इस टाइप का याद रखता हूँ। आपका खुद का सबका अलग अलग रहता है टेक्निक, आप अपना टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट मेरा टेक्निक को आपको शेयर किया कि मैं इस टाइप का याद रखता हूँ कि 24 दिन कैटेगरी में कौन कौन आता है। अभी एक नया आ गया 26 दिन कैटेगरी, 26 डेज। फिटर या इलेक्ट्रिशियन ये लोग जब वोकेशनल ट्रेनिंग जाएंगे 26 डेज के लिए जाएंगे। 7 दिन थियोरिटिकल, 16 दिन ऑन द जॉब, 3 दिन फीडबैक सेशन। टोटल कितना होगा? 16 + 7 + ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर ड्रिल एंड लोको ऑपरेटर। ड्रिल एंड लोको ऑपरेटर जब वोकेशनल ट्रेनिंग जाएंगे 18 दिन के लिए। 5 दिन थियोरिटिकल, 11 दिन ऑन द जॉब, 2 दिन फीडबैक सेशन। 11 5 16 2 18, 18 हो गया टोटल। तो इसमें ऐसा आ जाएगा भी क्वेश्चन। फिटर हेल्पर, फिटर अलग है, फिटर हेल्पर अलग है। फिटर हेल्पर जब जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग जाएगा 5 दिन थियोरिटिकल, 11 दिन ऑन द जॉब और 2 दिन ये। कोल कटिंग एंड ड्रिलिंग क्यू टोटल जाएगा 18 दिन के लिए। 5 दिन थियोरिटिकल, 11 दिन ऑन द जॉब, 2 दिन फीडबैक सेशन। टोटल कितना हो गया? 18 हो गया। 11 5 16 2 18। तो इसको आप जरूर याद रखिए। स्टोर एंड मटेरियल हैंडलिंग में जो लोग काम करते हैं वो लोग 12 दिन के लिए जाएंगे। 5 + 5 + 2, 5 दिन थियोरिटिकल, 5 दिन ऑन द जॉब, 2 दिन फीडबैक सेशन। ओके। क्रेन ऑपरेटर, मेंटेनेंस टीम, मेंटेनेंस टीम में जो रहते हैं जो लोग मैकेनिक वगैरह, वो जब जाएंगे 5 दिन थियोरिटिकल, 5 दिन ऑन द जॉब, 2 दिन फीडबैक सेशन। कितना हुआ टोटल? 5 + 5 + 2 12 दिन। जनरल मजदूर जो नॉर्मल वर्कर, पीस रेटेड वर्कर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, 5 दिन थियोरिटिकल, 5 दिन ऑन द जॉब, 2 दिन फीडबैक सेशन। ट्रैक लेयर्स, कन्वेयर अटेंडेंट ये लोग भी 12 दिन के लिए। 5 दिन थियोरिटिकल, 5 दिन ऑन द जॉब, 2 दिन फीडबैक सेशन। तो क्लीनिंग एंड स्टोन डस्ट गैंग, जो स्टोन डस्टिंग के लिए जो गैंग रहते हैं वो भी 12 दिन के लिए जाएंगे। 5 दिन थियोरिटिकल, 5 दिन ऑन द जॉब, 2 दिन फीडबैक। कितना हुआ? 5 + 5 + 2 12। तो ये चैप्टर को जरूर याद कीजिएगा कितना दिन के लिए कौन जा रहा है। तो दोस्तों ये था कुछ मेरा अंडरस्टैंडिंग VT रूल के हिसाब से। जितना भी मैं प्रिपेयर किया हूँ, मैं मतलब आपको सब कुछ दे चुका हूँ। मेरा मतलब जितना मैं पढ़ाई किया था, जितना मैं प्रिपेयर हुआ था, उसका डिटेलिंग में मैं आपको समझा दिया। ओके। तो मैं ये मानता हूँ, इसको छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं, जो कुछ कुछ हम छोड़े, वो सब जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए। वो आउटडेटेड चीज़ है जो कि सर्कुलर के माध्यम से कुछ नया चीज़ आया नहीं है उनका बारे में। जैसे हो गया आपका पेमेंट, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन तो नहीं बोलेंगे उसको, लेक्चर के लिए जो मिलता है पेमेंट जो होता है, वो सब क्या आउटडेटेड हो चुका है। 50 पैसा, 1.5 रुपये, ऐसे कुछ चीज़ें है क्या? छोड़िए वो सब चीज़ छोड़िए। इसको आप इतना ही याद कर दीजिए, आपका एग्जाम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ इतना के अंदर आएगा। अब इतना प्रिपेयर होकर जाइए, VT रूल के अंदर जितना भी क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली आप उसको अटेंड करेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपका कमेंट्स मेरे को हमेशा इंस्पायर करता है, हमेशा मैं उसी चीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखे होंगे आपका कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, और उसके मेरा भी आपको कमेंट मैं रिप्लाई भी ज़रूर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपका CBT एग्ज़ाम के लिए ज़रूर मतलब ये आपको हेल्प करेगा, ये मेरा उम्मीद है। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है, फॉरगेट सिलेक्टिव, अडॉप्ट सब्जेक्टिव। सिलेक्टिव चीज़ कभी मत पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए। आप जरूर सिलेक्टिव क्वेश्चन उसी में से पाएंगे। अगर सिर्फ आप सिलेक्टिव पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है आप हार जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।